हेलो एवरीवन। मैं यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये 4th लेक्चर है इसी प्रोसेस में। शायद आज हम पूरा डन कर लेंगे, पूरा सिलेबस को डिस्कस करके। चलिए मैं मेंस के बारे में कुछ डिस्कस करता हूं। मेंस एग्जामिनेशन क्या है? द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड to assess the overall intellectual traits and depth of understanding of candidates rather than merely the range of their information and memory। इस चीज़ को आप समझें, जो मेंस का एग्जामिनेशन है उनका ये इंटेंडेड है, इरादा है टू एसेस, ये आपको एसेस करेगा, आपको मतलब चेक करेगा तो ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ट्रेट कितना है, एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स रादर, ना कि सिर्फ एक रेंज ऑफ देयर इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी से आपका काम नहीं चलेगा। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको सिलेबस को लेकर के, मतलब की चीज़ों को लेकर के, और इंटेलेक्चुअल ट्रेड चाहिए। जैसे कि उसने इस साल पूछा 2021 में क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड हिमालयाज। तो क्वेश्चन ये था आखिर क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट और हिमालयाज में, ठीक है। तो ये आपको कोरिलेट करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इज जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2 to 5, मतलब वही GS 1 to 4 है, will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study। The questions will be such as to test a candidate's general awareness of a variety of subjects which will have relevance for a career in civil services। The questions are likely to test the candidate's basic understanding of relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demand। The candidates must give relevant, meaningful and succinct आंसर्स। ये वर्ड को उसने काफ़ी, क्या मीनिंग इसका एग्जैक्टली वो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि आप ब्रॉडर अगर आप इसको समझें तो वो एक बताना चाह रहा है कि जो कैंडिडेट वो जिसको वो चाहिए उसका एक जनरल अवेयरनेस हो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और मतलब उसको एक द क्वेश्चन विल बी सच एज टू टेस्ट अ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। आप GS 1 में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर पे आपको वो चेक कर रहा है यूपीएससी, ठीक है। आपको उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ रहा है, हिस्ट्री पूछ रहा है, सोसाइटी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको डिफरेंट पैरामीटर वो आपको चेक कर रहा है। द स्कोप ऑफ सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 4-6 एग्जामिनेशन इज ब्रॉडली ऑफ द ऑनर डिग्री लेवल एंड a level higher than the बैचलर डिग्री एंड लोअर देन द मास्टर डिग्री। जो आपका जो ऑप्शनल का जो पेपर होगा वो बैचलर से ऊपर होगा और मास्टर से नीचे होगा, इसी को थोड़ा याद रखना है। तो जो ऑप्शनल का आपको जो बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो बैचलर से 1 डिग्री अबव है एंड मास्टर से 1 डिग्री नीचे है, ठीक है। बाकी ये सब्जेक्ट जो है क्वालिफाइंग पेपर है, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश वाला, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस पेपर का एम क्या है? द एम ऑफ द पेपर इज़ टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कोर्सिव प्रोज एंड टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड करेक्टली इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज कंसर्न्ड। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन वुड बी ब्रॉडली एज फॉलोड: कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिविंग पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट एस्से। तो ये सब बेसिक होता है, ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें सेम वही है। अब हम आते हैं बेसिकली एस्से में क्या लिखा हुआ है, एस्से का क्या सिलेबस है, इसी को आपको समझना पड़ेगा कि एस्से का भी सिलेबस है। कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। आप मल्टीपल डायमेंशन में अपने एस्से को लिखें। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। जो आपका जो टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी के आसपास रहना है। एंड राइट कंसाइजली, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। और आपने अच्छा लिखा तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। ये एस्से का सिलेबस है। जब आप एस्से लिख रहे हो तो आप इसको माइंड में आप रखें।
ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस क्या है जीएस का, मैं आपको बताया था कि जो मेंस का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर है। देखिए क्या है इसका, पहला क्या है, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट आस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। जो भी इंडियन कल्चर के लिए है, इंडियन कल्चर विल कवर जो है, जो इंडियन कल्चर जो कवर कर रहा है सैलिएंट आस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर आर्किटेक्चर एंड एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं कल्चर के लिए? चलिए मैं इसको तो एक दफ़ा मैं पूरा बुक को मैं आपको बता दूंगा एक अलग से वीडियो में बना करके, ठीक है। फिर भी एक क्लास 11 के एक फाइन आर्ट की एक बुक आती है वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनैलिटीज इशूज़। ये तो मैं आपको उसको बता ही दिया हूँ, उसको आप कैसे आप कवर अप करेंगे, ठीक है। द फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में, जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में वेरियस पीपल का जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, आफ्टर जो इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या क्या चीज़ें हुई है उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड द इवेंट फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism etc, their forms and effect on the society। ये आपको पढ़ना है, ये आपको मेंस का सिलेबस है। इसमें तो इसने काफ़ी ज़्यादा वर्डिंग को इसने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वर्ल्ड वार जो हुआ फर्स्ट और सेकेंड, फिर इसका जो नेशनल बाउंड्री जो चेंज हुई है, ठीक है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, पॉलिटिकल फिलोसफी, कम्युनिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे क्या है, आप उसके आगे देखेंगे तो इसमें है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। तो आप देख पा रहे हैं, तो जो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज़। जो इंडियन सोसाइटी है और उसकी डाइवर्सिटी है, ये आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? ये इसके लिए भी एनसीईआरटी है क्लास 11th और 12th में, वहाँ पे 2 एनसीईआरटी है। अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको एक ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। मेंस का जो ये जो सोसाइटी का ये जो टॉपिक है ये बेसिकली मेंस के लिए है, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। पॉपुलेशन एंड द एसोसिएटेड इशूज़ क्या क्या है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू क्या क्या है, अर्बनाइजेशन और देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज़। आप मुझे बताएं कि अर्बनाइजेशन आखिर इतना क्यों हो रहा है और उसका क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अर्बनाइजेशन का 5 रीज़न, आखिर वो बढ़ क्यों रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो 5 प्रॉब्लम बताएं, उसकी 5 मुझे रेमेडीज़ बताएं, आप उसे कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। ये आप ये मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। देखना आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका अर्बनाइजेशन सिर्फ इतना ही है। अर्बनाइजेशन में यही पूछते हैं आखिर क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन, और उसके आप क्या क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आज के डेट में जो डोमिनोज़ है, आप मैगी खा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का तो एग्जांपल है। आपको जो हॉलीवुड सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है, वो क्या है, वो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है इंडियन सोसाइटी में। आप और क्या बता सकते हैं, जैसे कि जो ब्रिटिशर हैं वो जब भारत आए थे तो उस समय क्या, जो इंडिया के लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, फिर आज हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, ये भी क्या, ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का ही तो है इम्पैक्ट हमारे ऊपर। आज हम सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। एक चीज़ कहीं पे होती है उसका इम्पैक्ट अदर वर्ल्ड में तुरंत पड़ जाता है, वो क्या है, वो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। और
और ये इंडियन सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जो ड्रेसिंग सेंस हमारा वो चेंज हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हमारा जो फूड आइटम है वो चेंज हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी, ये आपको पेपर 1 में है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है एंड सेकुलरिज्म क्या होता है, इन सब पे आपको शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करना है। आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। कुछ वर्ड को आप क्रोम में आप इस वर्ड को आप डालें, वहाँ पे जो एग्जांपल हो, सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है उसको आप लिख लें, रीजनलिज्म क्या होता है उसको लिख लें, उसका कुछ एग्जांपल नोट कर लें, सेकुलरिज्म क्या होता है। चलिए आप मुझे बताएं कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से कैसे अलग है, ये आप मुझे बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर दें। सेलियन फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इसके लिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Distribution of key natural resources across the world, including South Asia and Indian subcontinent. Factor responsible for the location of primary, secondary, and tertiary sector industries in the various parts of the world, including India. तो आप देखिए कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि आयरन है, आपको बैक्साइट है, आपको पेट्रोलियम रिजर्व है, क्रूड ऑयल है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आ रही है, साउथ एशिया में आपको आ रहा है जैसे कि जो जो सार्क का जो मेंबर है वो आपको साउथ एशिया में इंक्लूडेड है। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, ये क्वेश्चन इस दफ़ा यूपीएससी ने डायरेक्ट टॉपिक से पूछा कि व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, ये सब कुछ आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में। जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या चीज़ आता है, टर्सरी में क्या आता है, उस चीज़ के बारे में आप पढ़ पाएंगे आप, ठीक है। और क्या है इसके बाद आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स क्या होता है, सुनामी क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, etc. ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फोना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, जैसे कि अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, जब दो प्लेट जब आपस में जब टकराती है तो अर्थक्वेक का बेसिकली वहाँ पर प्रॉब्लम आपको महसूस होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी आप फिलहाल में देखेंगे कि अफगानिस्तान में 1000 लोगों का भी डेथ हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक। तो वहाँ पर क्या रीज़न है अर्थक्वेक का। सुनामी, आप देखते होंगे कि जो सुनामी 2004 में जो भारत में आया था, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में, पूरा इंडियन ओशियन में जो आया था 2004 में, उससे क्या डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ। इसको आप सुनामी को फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट से आप इसको लिंक करके पढ़ेंगे आप इसको, कि जब सुनामी आएगा तो हम क्या करेंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटी में आपको क्या क्या है, जैसे कि आपको आइसलैंड वगैरह है, आपको जो इंडोनेशिया है, यहाँ पर आपको बहुत जल्दी आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको दिखेगा। वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। साइक्लोन अभी आप देख रहे होंगे कि बे ऑफ बंगाल में भी जो साइक्लोन है वो डेवलप हो रहा है। अभी कुछ ज़्यादा साइक्लोन अभी आप देख रहे होंगे कि अरेबियन सी में भी अभी आप साइक्लोन अभी आपको दिख रहा है। आखिर क्यों, आप उसका मुझे आंसर बताएं कि अभी अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है, हालांकि पहले जो है ये फिनोमेना ज़्यादा आपको बे ऑफ बंगाल में था। ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, आप इसका मुझे आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आप उसी पर आप थिंक करें। जब आप थिंक करेंगे सिलेबस को, जब आप थिंक करेंगे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे इस प्रिपरेशन में, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंजिंग इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स एंड फ्लोरा एंड फोना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या है आप देख रहे होंगे, आप अगर देख पा रहे होंगे कि मैं क्या बताऊँ आपको। Geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and flora and fauna and effect on such changes। तो geographical feature में क्या क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि and their location changes in critical geographical features।
जैसे कि आर्कटिक है वो मेल्ट आपको होता जा रहा है, वो भी एक आपको क्या है आइस कैप है। और आपको एंटार्क्टिक है, वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंजिंग आ रही है, बहुत सारे जो भी आइलैंड वगैरह है वो सबमर्ज होने के कागार पर है। तो वो क्या है, वो एक जो क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स भी है, जैसे कि वाटर बॉडीज़ का है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वो पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का क्या क्या रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे कि आइस है, एंटार्क्टिक है और आर्कटिक है, ये सब क्या है, ये सब एक क्रिटिकल आपका जोग्राफिकल है। मतलब कि यहाँ पर ये अगर मेल्ट होगा तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड को। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हिमालयस का मेल्टिंग बहुत ही फास्ट हो गया है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट, ठीक है। फ्लोरा फोना जो कि अब ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो स्पीसीज़ है वो क्रिटिकली इंडेंजर में आ रहे हैं, कुछ कुछ तो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये था इससे रिलेटेड, पेपर 1 से रिलेटेड। ऐसे ही मैं पेपर 2 के बारे में आपको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।